हेलो गाइज, मोस्ट वेलकम से आप सब। आई होप आप अच्छे होंगे। बहुत खेद है कि ये वीडियो थोड़ा डिले हो गया, तकनीकी कारणों की वजह से मैं इसको अपलोड करने में लेट हो गई। हम लोग कक्षा 10 के जय प्रक्रम के बारे में पढ़ रहे हैं। कंटिन्यू हमारा टॉपिक जो चल रहा है वो है श्वसन। आज हम लोग पढ़ेंगे मनुष्य में श्वसन कैसे होता है। इसके पहले हम लोग ने श्वसन के पार्ट को कवर कर लिया है, तो चलिए फटाफट स्टार्ट करते हैं बिना देर किए। आज की वीडियो को हम लोग देखेंगे मनुष्य में श्वसन। मनुष्य में श्वसन जो है वो किस तरह से होता है। मनुष्य में श्वसन के लिए एक वेल डेवलप तंत्र होता है, क्योंकि ये जो है मनुष्य आपका एडवांस एनिमल है, थोड़ा हायर एनिमल है, तो इसमें जो श्वसन की प्रक्रिया होती है वो विसरण प्रक्रिया द्वारा नहीं होती है। जैसा कि हमने पहले पढ़ा है, छोटे जीवों में विसरण प्रक्रिया द्वारा श्वसन की प्रक्रिया हो रही थी ना, लेकिन यहाँ पर एक सिस्टम की जरूरत हमें पड़ती है, एक तंत्र की हमें जरूरत पड़ती है, और बहुत सारे तंत्र जो हैं मिल करके श्वसन तंत्र का निर्माण करते हैं। इसलिए हम लोग मनुष्य में श्वसन तंत्र भी बोलते हैं इसको। एक चीज मैं आपको यहाँ पे रिमाइंड कराना चाहूंगी, जो पहले भी श्वसन का पार्ट हमने कवर किया है, जिसको आप लोगों ने नहीं देखा है, अगर चैनल पे नए हैं तो आई बटन पे क्लिक करके आप उसको देख सकते हैं प्रीवियस वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मैं इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगी, वहां से भी आप इस वीडियो को देख सकते हैं। श्वसन की प्रक्रिया जो है, एक तरह से हम बात करें तो शरीर के अंदर ऑक्सीजन का कोशिका तक पहुंचना और कोशिका से कार्बन डाइऑक्साइड का शरीर से बाहर निकलना, ये जो प्रोसेस है वही श्वसन कहलाता है। अब इस श्वसन में कई सारे तंत्र भाग लेते हैं। आम भाषा में अगर हम कहते हैं तो मेन श्वसन का जो पार्ट है वो हमारा फेफड़ा होता है, लेकिन उसमें बहुत सारे पार्ट्स मिलते हैं, तब जाकर के श्वसन की प्रक्रिया जो है कंप्लीट होती है। तो एक मार्ग इस तरह से बनता हुआ चला जाता है। तो श्वसन करने में एक श्वसन मार्ग की जरूरत पड़ रही है। तो श्वसन मार्ग कहते किसको हैं, तो एक तरह से देखिए तो वायुमंडल की हवा हम ले रहे हैं ना सांस के रूप में अंदर, तो वायुमंडल की हवा जिन जिन मार्गों से हमारे शरीर में प्रवेश करते हुए फेफड़ों तक पहुंचती है, उस मार्ग को हम श्वसन मार्ग कहते हैं। तो चलिए देखते हैं मनुष्य में श्वसन कैसे होता है। जब हम श्वसन की क्रिया करते हैं तो वायुमंडल की हवा हमारे शरीर में नाक के द्वारा होते हुए, जिसमें कि 2 नासा छिद्र होते हैं, अंदर जाती है, और उसके बाद मुख की कैविटी भी हमारी है, जिससे कि होते हुए वो हमारे श्वास नली तक पहुंचती है। तो इस प्रक्रिया में जो श्वसन तंत्र है कई पार्ट में डिवाइड हो जा रहा है। श्वास नली जो है वो हमारे गर्दन से शुरू हो रही है, तो श्वास नली से नीचे का जो भी पोर्शन होता है, श्वास नली, श्वसनी, श्वसनिकाएं, फेफड़ा, ये सारे जो हैं गर्दन के नीचे वाले भाग में आ रहे हैं, तो इसलिए इसको निचला श्वसन तंत्र बोलते हैं। इसके ऊपर वाला जो पोर्शन हो गया हमारा मुख हो गया, नाक हो गई, नाक के द्वारा जो नासा मार्ग बन रहा है, मुख के द्वारा मुख गुहा बन रही है, इन सब को हमने ऊपरी श्वसन तंत्र कह दिया। अब इस ऊपरी श्वसन तंत्र और निचले श्वसन तंत्र के अलावा कुछ मांसपेशियां भी होती हैं जो हमारे श्वसन में मदद करती हैं। श्वसन की प्रक्रिया करने के लिए जो हमारे तंत्र हैं वो हमारे वक्ष गुहा में स्थित होते हैं। की संरचना जो होती है इसी में हमारा फेफड़ा अवस्थित होता है। आइए इनको डायग्राम के सहारे देखने की कोशिश करते हैं कि कौन सा पार्ट कहाँ पे स्थित है और किस तरह से वर्क कर रहा है। उससे पहले देखिए एक वर्ड आता है जो कि श्वसन और श्वासोच्छ्वास जिसको बोलेंगे, इसमें काफ़ी कंफ्यूजन होती है। तो दोनों वर्ड देखने में तो एक जैसे लगते हैं, लेकिन है ये अलग अलग। श्वसन की प्रक्रिया जो है हमारी कोशिका के स्तर पर हो रही है, कोशिका तक यहाँ पर वायु का एक्सचेंज हो रहा है, वायु का गैसों का आदान प्रदान हो रहा है। और श्वासोच्छ्वास जो है सुपरफिशियली इसको कहें तो सांस को अंदर लेने की और सांस को छोड़ने की प्रक्रिया है। इसमें हमारा सांस अंदर में क्या जा रहा है, ऑक्सीजन, बाहर में क्या निकल रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड। वैसे तो वायुमंडल में बहुत सारी हवाएं हैं, लेकिन अगर श्वसन की बात कर रहे हैं हम, श्वासोच्छ्वास की जब बात कर रहे हैं तो वहाँ पे ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की मोस्टली हम बातें करते हैं। तो आइए इस टर्म को भी हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं थोड़ा। श्वासोच्छ्वास इस तरह से लिखेंगे। जो है हमारा 2 तरह का होता है। कौन कौन सा? पहला है निःश्वसन और दूसरा है आपका निःश्वसन। थोड़ा सा इसमें उच्चारण को लेकर के आपको अजीब सा लग रहा है, हिंदी वर्ड है, यहाँ पर देखिए विसर्ग लगा हुआ है, यहाँ पर विसर्ग नहीं है, बाकी इसमें सेम लग रही है, लेकिन उच्चारण इसको किस तरह से करेंगे, इसको बोलेंगे निःश्वसन। निःश्वसन मतलब कि सांस को अंदर लेने की प्रक्रिया। इसको देती हूँ इंग्लिश टर्म इंस्पायरेशन, ठीक है, आपको सहूलियत होगी इंग्लिश टर्म से यहाँ पर। और सांस छोड़ने की प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं निःश्वसन। निः मतलब बाहर निकलना, इसको बोलेंगे निःश्वसन, एक्सपायरेशन, ठीक है। तो जो सांस के द्वारा हम हवा लेते हैं वो क्या लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं। वायुमंडल में ऑक्सीजन जो है कितना प्रतिशत है, 21% है। तो हमारे शरीर में जो हवा जाएगी वो कितनी जाएगी, 21% जाएगी। और क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है। कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी है हवा में, 0.03% है। तो हमारे शरीर में तो ये भी जाएगी ना जब हम सांस लेंगे तो, लेकिन जब हम सांस छोड़ते हैं उस समय क्या निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है।
और उस समय कार्बन डाइऑक्साइड की प्रतिशत जो होती है 4% होती है। इसके साथ साथ ऑक्सीजन भी निकलती है जो कि कम मात्रा में होती है। यहाँ पर डिफरेंस जो है 4% का आपको देखने को मिल रहा है। 4% का अंतर है ऑक्सीजन का, वो हमारे शरीर ने उपयोग कर लिया। कहाँ पे उपयोग किया? भोजन को तोड़ने में। हमने पोषण चैप्टर में पढ़ा है ना, जो भी फूड पार्टिकल हम खाते हैं वो क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट होता है। और कार्बोहाइड्रेट का क्या होता है? ऑक्सीडेशन होता है, ऑक्सीकरण होता है। और उस प्रक्रिया में क्या जरूरी है? ऑक्सीजन जरूरी है। और ऑक्सीजन की उपस्थिति में उस कार्बोहाइड्रेट का ऑक्सीकरण होता है और क्या बनता है? ग्लूकोज बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है और ऊर्जा मिलती है। और उस ऊर्जा का उपयोग हम लोग शरीर के विभिन्न क्रियाओं को करने में करते हैं। तो वहाँ पर जो कार्बन डाइऑक्साइड निकल रही है वही वाला ये कार्बन डाइऑक्साइड है, जो कि क्या हुआ? किसकी वजह से निकला? ऑक्सीजन के उपयोग होने से निकला है। इस तरह से जो निःश्वसन में उसकी मात्रा जो है ज़्यादा हो जाती है। और इस तरह से मान लीजिए कि एक बीकर लेते हैं हम और उसमें ले लेते हैं चूना जल, जिसको हम लोग बोलते हैं CaOH2। ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है जिसको चूना जल हिंदी में हम बोल रहे हैं। इसमें अगर एक पाइप के द्वारा हम इस तरह से मुंह से फूंकते हैं तो ये तुरंत जो है चूना जल दूधिया हो जाता है। क्यों दूधिया हो जाता है? क्योंकि इसमें जो कार्बन डाइऑक्साइड निकल रही है उसकी मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। इससे ये पता चलता है हमें। अगर इसी चूना जल में हम सिरिंज के द्वारा वायु को डालें, जो सिरिंज में हवा भरी वो कैसी हवा है? वायुमंडलीय हवा है ना, तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड होएगी ना। तो कार्बन डाइऑक्साइड का प्रतिशत वहाँ पे कितना होगा? 0.03% होगा। लेकिन जब हम मुँह से छोड़ रहे हैं इसमें कार्बन डाइऑक्साइड का प्रतिशत 4% है। तो जो सिरिंज में हवा भरी है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की प्रतिशत जो है कम है, तो वो जो चूना जल होगा दूधिया होने में देर लगाएगा। लेकिन जब हम फूंक मार करके और चूना जल को कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं तो ये जो है जल्दी दूधिया हो जाता है। तो इससे पता चलता है कि जो हम निःश्वसन में कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा होती है। और इस तरह से हमारा ये जो श्वसन है एक तरह से ऑक्सीकरण की प्रक्रिया है, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन का उपयोग हो रहा है ना। तो आइए इस तरह से हम लोग सारे श्वसन तंत्र के पार्ट को भी देखते हैं। ऊपरी श्वसन तंत्र, निचला श्वसन तंत्र और मांसपेशियां जो उसमें मदद कर रही हैं, उसको डायग्राम के सहारे हम देखते हैं कि कहाँ पे कौन सी स्थित है। उसके बाद जो हम लोग इसका क्रियाविधि देखेंगे, थोड़ा डिटेल देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आप देख रहे हैं इसका आप एक यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम लोग इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। श्वसन तंत्र जो है हमारा, जैसे वायुमंडलीय हवा को हम सांस के रूप में नाक के द्वारा लेते हैं तो पहले हमारा ऊपरी मार्ग से होते हुए जाता है। तो ऊपरी श्वसन तंत्र बनता है, नाक से लेंगे हवा को तो हमारे नासाद्वार से होते हुए मुख गुहा को क्रॉस करते हुए नीचे की तरफ बढ़ती है। तो ये जो भी भाग हैं हमारे श्वसन प्रक्रिया में वो ऊपरी श्वसन तंत्र कहलाते हैं। उस ऊपरी श्वसन तंत्र में जो हमारे पार्ट आते हैं, आपका नसिका होती है और नासा मार्ग होता है। पहले हम यहाँ पर सारे जो भी पार्ट्स इन्वॉल्व हो रहे हैं उसको यहाँ पर देखने की कोशिश कर रहे हैं, बाकी इसको फिर हम डायग्राम से कंपेयर करेंगे। उसके बाद देखिए जो है मुख, वैसे हवा को देखिए तो नाक के द्वारा ही हम सांस लेते हैं, लेकिन कभी कभी क्या होता है मुख के द्वारा भी सांस ले ली जाती है। लेकिन जो मुंह द्वारा सांस ली जाती है, हवा अंदर जो हमारे शरीर में प्रवेश करती है वो अशुद्ध होती है, इसलिए ये कहा जाता है कि मुंह से सांस नहीं लेना है। कभी क्या होता है कि जब हम दौड़ रहे होते हैं तो हमारा माउथ ओपन हो जाता है, तो हमें क्या बताया जाता है कि आप दौड़ रहे हो तो मुंह को बंद करके दौड़ो। क्यों? क्योंकि जो भी हवा हमारे मुंह द्वारा अंदर जाएगी वो अशुद्ध हवा होती है, उसमें धूल कण मिट्टियाँ मिली होती हैं जो कि हमारे फेफड़े के लिए सही नहीं होगी। नाक के द्वारा जो हम हवा ले रहे हैं तो ये फिल्टर्ड हो जाती है, शुद्ध हो जाती है, क्योंकि हमारे नाक में छोटे छोटे फाइन हेयर्स होते हैं जो कि डस्ट पार्टिकल को फिल्टर कर देती है। उसके बाद नेक्स्ट जो है आपका देखिए ग्रसनी, जिसको इंग्लिश में फैरिंग्स कहते हैं। मैं इंग्लिश और हिंदी दोनों टर्म को यहाँ पर दिखाने की कोशिश कर रही हूँ ताकि कन्फ्यूजन ना हो। कभी कभी क्या होता है कि वर्ड्स जो देखेंगे बुक में या कहीं पे भी हिंदी भी रहता है, कहीं इंग्लिश भी रहता है, तो काफ़ी कन्फ्यूजन होने लगती है। इसलिए मैं दोनों वर्ड्स को साथ साथ आपको यहाँ पे दिखा रही हूँ ताकि कन्फ्यूज ना हो। ग्रसनी से हवा पास करती है, उसके बाद हवा जो है निचले श्वसन तंत्र से पास करती है जो कि ये आपका श्वास नली। श्वास नली को इंग्लिश में हम यहाँ पर ट्रेकिया बोल रहे हैं। और श्वास नली जो है फिर बट जाती है दो भागों में, दो श्वसनियाँ बनती हैं, दोनों फेफड़ों में प्रवेश करती है। इसके लिए यहाँ पे ब्रोंकाई वर्ड लिखा हुआ है, श्वसनी दो है इसलिए ब्रोंकाई जो है यहाँ पे प्लुरल वर्ड है। और श्वसनी की बात करेंगे तो ब्रोंकस लिखे, इसलिए ब्रोंकाई और ब्रोंकस में कंफ्यूज नहीं होना है। अब श्वसनी जो है ये भी आपका नीचे जा करके और पतली नलियों में बढ़ जाती है जिसको श्वसनिकाएं कह रहे हैं, इसको इंग्लिश में ब्रोंकियोल्स बोल रहे हैं, ठीक है। और श्वसनिकाएं और जो हैं आपकी कुपिकाओं में खुलती है जो कि काफ़ी गुच्छेदार संरचना होती है।
इस तरह से श्वास नली, श्वसनी, श्वसनिकाओं और कुपिकाओं के मिलने से इनको निचले श्वसन तंत्र का निर्माण होता है। निचला श्वसन तंत्र इस तरह से हमारे श्वसन में ये भाग लिया। उसके बाद कुछ मांसपेशियां होती है। अगर ये मांसपेशियां नहीं रहेंगी तो हम श्वसन क्रिया को परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। अगर डायफ्राम हमारा किसी प्रकार से इंजर्ड हो जाता है या फिर मांसपेशियां जो है हमारे रिब्स में होती हैं, ये हमारे श्वसन क्रिया को परफॉर्म करने में मदद करती हैं। तो आइए इनको हम डायग्राम के थ्रू देखते हैं कि ये सारे जो है कहाँ कहाँ पे अवस्थित हैं, इनको पहचानने की कोशिश करते हैं। देखेंगे रफली एक डायग्राम मैंने यहाँ पे बनाया है जिसमें कि ये गुब्बारे जैसी संरचना जो दो आपको नजर आ रही है ये फेफड़े हैं, और यहाँ पर देखिए जस्ट इसके नीचे मैं आपको डायफ्राम को दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। यहाँ देखिए पहले हवा जो है वायुमंडलीय हवा कहाँ आएगी, हमारे नासा द्वार पे आएगी। उसके बाद हवा के लिए एक और मार्ग है जो यहाँ पे देख रहे हैं, ये हमारा माउथ है, मुख। तो ये आपका मुख हो गया। तीसरा देखिए ग्रसनी। ग्रसनी को मैं यहाँ पर इस साइड दिखाने की कोशिश कर रही हूँ, थोड़ा स्पेस यहाँ पे नहीं है इसलिए मैं इधर दिखा रही हूँ। देखिए ग्रसनी ये वाला है, और ये जो है जिसमें इस तरह से रिंग की तरह संरचना में दिखाने की कोशिश कर रही हूँ, ये आपका ट्रेकिया है जो कि हमारा श्वास नली है। इसके बाद देखिए यहाँ पर श्वसनी। ये श्वास नली जो है दो पार्ट में, जैसा कि अभी मैंने बताया था, बढ़ जाती है और रेस्पेक्टिवली फेफड़ों में चली जाती है। यहाँ पर देखिए ये फेफड़ों में जा रही है श्वसनी, ये श्वसनी हो गया। उसके बाद श्वसनिकाएं, ये आपकी श्वसनी जो है देखिए और पतले पतले ब्रांच में खुल रही है, तो ये हमारी श्वसनिकाएं हो गई। श्वसनी जो पतले ब्रांचों में खुल रही है उसको श्वसनिकाएं कह रहे हैं। और ये श्वसनिकाएं देखिए यहाँ गुच्छे जैसी संरचना, यहाँ पे राउंडेड स्ट्रक्चर्स कुछ दिख रहे हैं जिसमें कि खुल रही हैं, इसको हम कुपिकाएं बोलेंगे, जहाँ पर बहुत सारे ब्लड वेसल्स होते हैं और यहाँ पर ही गैसों का आदान प्रदान होता है। कैसे होता है वो क्रियाविधि जब हम करेंगे तो वहाँ पे एक एक करके देखेंगे। यहाँ पर देखिए ये डायफ्राम, इस डायफ्राम की वजह से हमारी जो गुहा होती है बॉडी की, ये दो पार्ट में बढ़ जाती है। डायफ्राम के नीचे जो कैविटी बन जाती है उसको हम लोग उदर गुहा बोलते हैं, और डायफ्राम के ऊपर वाले पोर्शन को हम लोग वक्ष गुहा कहते हैं। इस तरह से जो हमारा फेफड़ा है वो कहाँ अवस्थित है, वक्ष गुहा में अवस्थित है। ठीक है, देखेंगे यहाँ पर फर्स्ट पार्ट जो है हमारा नसिका। नसिका जो है बाहर की तरफ, इसमें दो छिद्र होते हैं जिसको बाह्य नासा छिद्र कहते हैं, और ये बाह्य नासा छिद्र जो है अंदर की तरफ खुलती है जो कि नासा गुहा का निर्माण करती है। नासा गुहा में एक नासा पट होती है जिसको इंग्लिश में नजल सेप्टम बोलते हैं। वो क्या करती है, नासा गुहा को दो पार्ट में डिवाइड करती है, लेफ्ट और राइट। ये हमारा नोज जो है दो पार्टों में बढ़ जाता है। यहाँ का गुहा जो होता है बाईं नासा गुहा और दाईं नासा गुहा बनती है, और नासा गुहा में श्लेष्मिक झिल्ली पाई जाती है जो श्लेष्मा को स्रावित करती है, जिसकी वजह से नासा गुहा जो है चिपचिपा बना रहता है, काफ़ी स्लिपरी रहती है। इसके साथ साथ नासा गुहा में काफ़ी महीन बाल होते हैं जो हवा के साथ आने वाले हानिकारक पदार्थों को अंदर जाने से रोकती है। देखिएगा कभी कभी नाक से हमारे ब्लड आ जाता है, वहाँ पे क्या होता है, एक झिल्ली जो होती है काफ़ी पतली होती है जिसमें काफ़ी फाइन ब्लड वेसल्स होते हैं, और यही ब्लड वेसल्स जो होती है टेम्परेचर के बढ़ जाने से फट जाती है, जिसकी वजह से हमारे नाक से जो है ब्लड आ जाता है। गर्मियों के दिनों में ज़्यादातर ऐसा देखने को मिलता है। तो इस तरह से यहाँ पर मैंने कुछ पॉइंट्स नोट डाउन कर दिए हैं, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद दूसरे पॉइंट को हम लोग डिस्कस करते हैं। देखेंगे यहाँ पर जो सेकंड पार्ट है हमारा वो ग्रसनी। यहाँ पर देखिए ग्रसनी को मैं यहाँ पर इस तरह से दिखा रही हूँ। जो हमारी नासा गुहा है वो मुख गुहा के पिछले पोर्शन में खुलती है, और पिछले पोर्शन में कहाँ पे खुलती है, वो ग्रसनी में खुलती है। वही है यहाँ पर देखिए, ये आपका यहाँ पर नसिका, नसिका से जो बना नासा द्वार बना, नासा द्वार से वायुमंडल की हवा अंदर गई, और वायुमंडल की हवा जो ये गुजर रही है नासा द्वार से वो कहाँ पे जा रही है, मुख गुहा से होते हुए मुख गुहा के पिछले पोर्शन में खुल रही है, और पिछले पोर्शन में खुलने के बाद ये कहाँ पहुँच जा रही है, ग्रसनी में पहुँच जा रही है। तो इस तरह से ग्रसनी जो है आपका तीन पार्टों में डिवाइड होता है, नासा ग्रसनी, मुख ग्रसनी और कंठ ग्रसनी। जैसा कि नाम से ही आपको पता चल रहा है, नासा ग्रसनी कहने का मतलब जो ये नासा द्वार है हमारा मुंह के चौड़े वाले भाग में खुल रहा है, और इसको हम नासा ग्रसनी कह रहे हैं। दूसरा जो है आपका मुख ग्रसनी, मुंह तालू के नीचे वाला पोर्शन जो है हमारा मुख ग्रसनी का पार्ट बनता है। उसके बाद जो होती है कंठ ग्रसनी। कंठ ग्रसनी जो है काफ़ी संकरा भाग होता है जो कि सबसे पीछे का पोर्शन है, और यहीं पे देखिए ये गलेट होता है जहाँ से भोजन क्रॉस करता है। ये पोर्शन देखिए यहाँ पर, ये जो है आपका गलेट है,
ये वाला, और यहाँ पर देखिए एक घाटी ढक्कन लगा होता है जिसको एपिग्लॉटिस भी कहते हैं। हिंदी और इंग्लिश में कॉमन वर्ड है एपिग्लॉटिस। जैसे ही भोजन मुख गुहा से होते हुए इस एपिग्लॉटिस से टच करता है और ये एपिग्लॉटिस जो है इस तरह से खुल जाती है, गलेट के द्वार से हट जाती है और भोजन इस तरह से अंदर प्रवेश कर जाता है। एपिग्लॉटिस जो है इस श्वास नली वाले पोर्शन को ढक लेती है, जिससे कि खाना जो है ग्रसनी में ही जा पाता है, श्वास नली में नहीं जा पाता है। और जैसे ही भोजन ग्रसनी में चली जाती है ये खुल करके वापस यहाँ पे आ जाता है और गलेट के द्वार को ढक लेता है। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैंने यहाँ पे ग्रसनी के पार्ट्स के लिए कुछ पॉइंट्स नोट डाउन कर दिए हैं। थर्ड जो कंठ द्वार है उसको मैं इसकी बात कराती हूँ। देखिए तीसरा जो है आपका कंठ ग्रसनी। ये कंठ ग्रसनी जो है स्वर यंत्र जिसको कि कंठ कह रहे हैं, जो कि यहाँ पे मैं दिखा रही हूँ आपको, और ग्रसनी जो कि ये है, दोनों के मिलने से बना हुआ है। मिलने के कारण इसे लैरिंजोफैरिंक्स कहते हैं। इस लैरिंजोफैरिंक्स वाले पोर्शन में देखिए आपका एपिग्लॉटिस है जो कि गलेट को ढक रहा है। इस ओपनिंग से फैरिंग्स में जा रहा है उसको गलेट बोलते हैं, और गलेट वाले पोर्शन को कवर कर रही है इसलिए इसको एपिग्लॉटिस कहा जा रहा है, जिसको हिंदी में घाटी ढक्कन भी बोल रहे हैं। गलेट को हिंदी में निगल द्वार भी बोलते हैं, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, निगल मतलब निगलना, निगल द्वार गलेट से होके जा रहा है। यहाँ देखिए नाम को लेकर के काफ़ी ब्यूटी है जो कि आप ध्यान में रखेंगे। आपके माइंड में ज़्यादातर ये होता है कि इसमें हमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो रही है टर्म्स को लर्न करने में, तो यहाँ पर बस ध्यान देना है आपको। जैसे नाक है तो नाक से रिलेटेड जो आपकी कैविटी बन रही है वो नजल कैविटी है, उसके मिलने से ग्रसनी का पार्ट जो बन रहा है उसको नेसोफैरिंक्स बोलेंगे। माउथ जो है, माउथ से जो फैरिंग्स का पार्ट बन रहा है, ओरल वर्ड से ही जैसा कि क्लियर हो रहा है माउथ, इसलिए माउथ और ग्रसनी का जो पार्ट बन रहा है उसको ओरोफैरिंग्स बोल रहे हैं। थर्ड पार्ट जो है आपका लैरिंग्स और फैरिंग्स दोनों के मिलने से बन रही है, इसलिए इसको लैरिंजोफैरिंक्स बोल रहे हैं। तो वेरी कॉमन नाम है इंग्लिश में, इजी वर्ड्स है। इंग्लिश टर्म्स को अगर हम लेकर के चलते हैं तो इसलिए साथ साथ हिंदी और इंग्लिश टर्म दोनों को आप साथ में ध्यान रखिए। जो पॉइंट्स मैंने यहाँ पे नोट डाउन कर लिए हैं इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद आगे और कंटिन्यू करते हैं हम लोग। देखिए यहाँ पर तीसरा पोर्शन जो है श्वसन तंत्र का वो हमारा है स्वरजंत्र या कंठ, जिसको लैरिंग्स बोल रहे हैं। देखिए यहाँ पर ये है, और जो आपका तंत्र है ये ग्रास नली के ऊपर वाले पोर्शन में होते हैं। ये कॉमन ग्रास नली का पोर्शन है ना जहाँ से भोजन आ रही है, तो यहाँ पर इसका स्ट्रक्चर देखिए कुछ इस तरह से ये बाहर में उभार की तरह आपको नजर आ रहा है ना, हमारी गर्दन में कुछ उभार की तरह ये होती है, और ये जो है एक बॉक्स लाइक संरचना होती है, उसी में ये स्थित होती है। इसको स्वरकोश बोलते हैं या फिर इसको कंठ भी बोलते हैं या स्वरजंत्र भी बोलते हैं। इसके कंपन होने से वॉइस क्रिएट होती है, आवाज आती है, इसलिए इसको स्वरजंत्र भी कहते हैं। और ये जो स्वरजंत्र है इसमें 9 उपास्थियां लगी होती है, कार्टिलेज की बनी होती हैं, इसलिए उसको उपास्थि कह रहे हैं हिंदी में। और ये जो कार्टिलेज होती है सुनिश्चित करती है कि जब वायु जो है आपकी श्वसन मार्ग से बाहर निकल रही हो तो ये कोलैप्स ना हो, सिकुड़े ना, क्योंकि अगर ये चिपक जाती है तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी श्वसन को परफॉर्म करने में। तो ये उपास्थियां सिकुड़ने से बचाने में मदद करती हैं, ये वायु के आवागमन में भी मदद करती है। इसके पॉइंट्स को मैंने यहाँ पे नोट डाउन कर दिया, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट 4 नंबर जो है वो है श्वास नली, इसको इंग्लिश में ट्रेकिया बोलेंगे। देखिए इसका डायग्राम यहाँ पर, ये श्वास नली जो है लगभग 11 सेंटीमीटर लंबी होती है, और इसकी जो विड्थ होती है, व्यास जो होता है वो आपका 16 मिलीमीटर के लगभग होता है। श्वास नली जो है आपकी वो काफ़ी पतली नली होती है और काफ़ी लचीली मुलायम होती है, जिसमें देखिए यहाँ पर ये जिसको मजबूती प्रदान करने के लिए यहाँ पर बहुत सारी उपास्थियाँ लगी हुई हैं जो हाफ रिंग शेप की होती है, तो ये सी आकार की होती हैं। और ये श्वास नली जो है आपकी आगे चलकर बढ़ जाती है 2 भागों में, और ये 2 भाग जो बना रही है श्वास नली उसको हम श्वसनिया कहते हैं। अगर एक भाग की बात करें तो श्वसनी कहेंगे, और इस तरह से श्वसनिया अगर हैं तो उसको ब्रोंकाई बोलेंगे इंग्लिश में, और एक श्वसनी की बात करेंगे तो उसको ब्रोंकस बोलेंगे। और ये श्वसनिया देखिए आगे चल कर के और पतलीली भागों में बढ़ जा रही है, जिसको श्वसनिकाएं कह रहे हैं। यहाँ पर देखिए मैंने रेड कलर से मार्क किया हुआ है, जो श्वसनिया है बहुत सारे पतले पतले भागों में बट रही हैं यहाँ पर, उनमें से किसी एक को क्या कहेंगे, श्वसनिकाएं कहेंगे। तो यहाँ पर देखिए बहुत सारी श्वसनिकाएं बन रही है श्वसनिया से। उसके बाद ये श्वसनियाएं जो हैं आपकी और पतली भागों में बढ़ती चली जाती हैं। देखिए इस तरह से
जो कि थ्रू आउट फेफड़े में मैं दिखा रही हूँ। यहाँ पर ये श्वसनिकाएँ जो हैं और आगे चल कर के पतली भागों में बंटने के बाद वायु कोष्ठिका वाहिनियाँ कहलाती हैं। जैसा कि नाम से भी पता चल रहा है, वाहिनियाँ हैं, डक्ट है, और कहाँ पर ये जा रही हैं? वायु कोष्ठिका में जा रही हैं। वायु कोष्ठिका, इसको इंग्लिश में एल्वोलियाई बोलेंगे। वही देखिए यहाँ पर उसको हम वायु कोश कह रहे हैं, एल्वोलियाई को, जिसमें ये आकर के ओपन हो रही हैं। वायु कोष्ठिका वाहिनियाँ वायु कोश या कुपिका कोश में आके खुलती हैं, जो कि सतह प्रोवाइड करती है, सतह देती है, और यहीं पर ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज होता है, विनिमय होता है। तो आइए इसके कुछ पॉइंट्स को यहाँ पर हम नोट डाउन करते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो ये श्वास नली है, ये जैसा कि मैंने बताया काफ़ी पतली लचीली होती है, और इसमें ये अपूर्ण वलय लगे होते हैं। अपूर्ण इसलिए कहा जा रहा है, रिंग लाइक संरचना अगर इस तरह की होती है तो उसे पूर्ण रिंग कहेंगे या पूर्ण वलय कहेंगे। इसको अपूर्ण कहा जा रहा है क्योंकि ये जो है इस तरह की है, हाफ है, जो कि फ्रंट साइड से ही है, सिर्फ बैक साइड से नहीं है। तो इस तरह से इसमें इसका जो संरचना बन रहा है सी शेप का बन रहा है, इसलिए इसको कह रहे हैं कि आकार जो है वलय का वो सी के आकार का होता है, और ये पूरी लेंथ में, पूरी लंबाई में सजी होती है। और जब हमारे फेफड़े से हवा बाहर निकलती है उस समय ये दीवार को मजबूती प्रदान करती है, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है, ताकि जो नली है वो पिचक ना पाए। इसकी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद आगे और कंटिन्यू करते हैं हम लोग। अगेन देखेंगे यहाँ पर नीचे की वो ट्रैकिया वक्ष गुहा में पहुँचती है। ये देखिए एरिया जो है श्वास नली के नीचे वाला डायफ्राम से जस्ट ऊपर, उसको वक्ष गुहा कहते हैं। ये वक्ष गुहा में फेफड़ा स्थित होता है, और डायफ्राम के नीचे वाला उदर गुहा, जैसा कि पहले भी हमने देखा है। तो ये श्वास नली जो है आपकी वक्ष गुहा में पहुंचती है तो इसमें डिवीजन हो जाता है, बढ़ जाती है। किस में बढ़ जाती है? दो श्वसनिया में बढ़ जाती है, दो शाखाओं में बढ़ जाती है, जिसको श्वसनिया कहते हैं, जो कि आप यहाँ पर देख रहे हैं। इसको इस तरह से मैं दोनों पार्ट को दिखा रही हूँ। और श्वसनिया जो है, इन श्वसनियों में भी इस श्वास नली की तरह ये देख रहे हैं, जो कि आप उपास्थियाँ लगी हुई हैं, और फिर ये श्वसनिया अपनी अपनी साइड के फेफड़ों में प्रवेश कर जा रही हैं, ठीक है। और फिर जब ये फेफड़ों में प्रवेश करती हैं तो अनेक शाखाओं में बढ़ जाती है, जो कि यहाँ पर आप देख रहे हैं, इसमें भी आप देख सकते हैं। तो ये जो अनेक ब्रांचिंग होती है, अनेक शाखाएं होती हैं, इस प्रत्येक शाखा को श्वसनिकाएं कहते हैं। देखिए यहाँ पर इसी को मैंने लिखा है, यह दोनों श्वसनी अपनी अपनी ओर के फेफड़ों में प्रवेश करके अनेक शाखाओं में बढ़ जाती है, जिसे श्वसनिकाएं कहते हैं। अब फेफड़े के अंदर ये श्वसनिकाएं फिर पतली पतली शाखाओं में बढ़ जाती हैं, जिनको वायु कोष्ठिका वाहिनियाँ कहते हैं। यहाँ पर ये देखिए आप, ये जो शाखाएं हैं, श्वसनिकाएं हैं, फिर पतली पतली ब्रांचेज में बढ़ जा रही हैं, वही वायु कोष्ठिका वाहिनियाँ हैं। और ये वायु कोष्ठिका वाहिनियाँ अनेक छोटे छोटे वायु कोशों में या कुपिका कोशों में खुल रही हैं, और ये वायु कोश या कुपिका कोश सतह प्रदान करती है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के आदान प्रदान के लिए, विनिमय के लिए। तो इस तरह से इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसको और आगे कंटिन्यू करते हैं हम लोग। ये सारे जो आपके डक्ट्स हैं, इसको यहाँ पर थोड़ा और रिजॉल्व करके मैं दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। देखिए यहाँ पर श्वास नली जो है, इसको इंग्लिश में ट्रैकिया बोलेंगे, और ये श्वास नली जो है क्या होती है, दो भागों में बढ़ जाती है, एक भाग दो भाग, ठीक है। तो एक भाग को श्वसनी बोलेंगे, इंग्लिश में ब्रोंकस बोलेंगे, और दोनों भागों को जब बोलना होगा तो क्या बोलेंगे, श्वसनिया बोलेंगे, और इंग्लिश में उसको ब्रोंकाई बोलेंगे, ठीक है। अब देखिए ये जो श्वसनी है, फेफड़े में जाने के बाद ये फेफड़े में पहुंच गई, और फेफड़े में जाने के बाद इसमें और भी बहुत सारे विभाजन होते हैं। तो जो ये श्वसनी विभाजित होती है फेफड़ों में जा करके, उस वाली शाखा को क्या कहते हैं, श्वसनिकाएं कहते हैं। बहुत सारे श्वसनिकाओं में ये श्वसनी विभाजित हो जाती है, इसको इंग्लिश में ब्रोंकियोल्स बोलेंगे। और फिर ये श्वसनिकाएं जो है फिर बहुत पतली पतली भागों में देख रहे हैं कि बट रही है, और बटने के बाद ये कहाँ पहुँच जा रही है, वायु कोश या कुपिका कोश में, जिसको एल्वोलियाई कहेंगे। और श्वसनिकाएं जो पतली पतली भागों में बट जा रही हैं, वायु कोश में पहुँचने से पहले इसको क्या कह रहे हैं, वायु कोष्ठिका वाहिनियाँ कह रहे हैं, जिसको कि हम एल्वेोलियर डक्ट्स कह रहे हैं। तो यहाँ पर इंग्लिश और हिंदी साथ साथ मैंने नाम लिख दिया है, जिससे कि आपको कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पर ध्यान रखेंगे हम लोग कि श्वसनी है,
या श्वसनिकाएं हैं, उसी के अकॉर्डिंग उसका इंग्लिश या हिंदी में भी नाम है। श्वसनी बोलेंगे तो ब्रोंकस होगा, श्वसनिया बोलेंगे तो ब्रोंकाई होगा। और श्वसनी जो है आपका एक के लिए बोला जा रहा है, अश्वसनिकाएं जो बोला जा रहा है दोनों के लिए बोला जा रहा है। अब ये देखिए यहाँ पर हमारी नसिका से लेकर के इस श्वसनिकाएं तक का जो आंतरिक भाग है श्वसन का, उसमें पक्षमाभिकाय एपिथेलियम उत्तक होते हैं, या उसको कहिए रोमाभि श्लेष्मा कला होती है, जो बाहर से आने वाले धूल कण और सूक्ष्म जीवों को चिपका लेती है और उसके बाद रोमाभि के द्वारा श्लेष्मा के साथ ये बाहर कर दी जाती है। आइए इस पॉइंट को भी हम यहाँ पर नोट डाउन कर लेते हैं। स्क्रीनशॉट लेते हुए आप अपनी नोटबुक में इनको कॉपी करते जाइए, आपको एग्जाम के टाइम में काफ़ी सहूलियत होगी इससे। देखिए नेक्स्ट जो है हमारा श्वसन का अंग वो है फेफड़ा। ये फेफड़े जो है हमारे शरीर में एक पेयर होता है, एक जोड़ी होती है। ये गुलाबी रंग के काफ़ी कोमल, लचीले और स्पंजी स्ट्रक्चर होता है, जिसमें बहुत सारा ऑक्सीजन ऑब्जर्व हो जाता है और शरीर से जो बहुत सारी कार्बन डाइऑक्साइड है वो भी इसके द्वारा पुशअप करके बाहर कर दी जाती है। देखेंगे ये हमारा फेफड़ा जो है दाहिना और बायां अलग अलग पिंडकों में डिवाइडेड होता है। दाहिना फेफड़ा 3 भागों में बटा होता है और बायां फेफड़ा 2 भागों में बटा होता है, जिसको क्रमशः हम पिंडक भी बोलते हैं। ये हमारा मुख्य श्वसन अंग होता है। यहाँ पर फेफड़ा जो है एक दोहरी झिल्ली में अवस्थित होता है, जिसको हम लोग प्लूरल झिल्ली बोलते हैं। और इस प्लूरल झिल्ली के बीच में चिपचिपा लसलसा एक पदार्थ भरा रहता है, जिसको प्लूरल फ्लूइड बोलेंगे। और ये फेफड़ों को सुरक्षा प्रदान करता है, शॉक एंड फ्रिक्शन से बचाता है। फेफड़े में पेशियां नहीं होती है, जिसकी वजह से इसका फैलना और सिकुड़ना वक्ष गुहा के आयतन के बढ़ने और सिकुड़ने पे निर्भर करता है। देखिए यहाँ पर डायग्राम में किस तरह से वक्ष गुहा फैल रही है और सिकुड़ रही है, उसी के अनुसार फेफड़ा जो है आपका सिकुड़ रहा है और फैल रहा है। फेफड़े के फैलने और सिकुड़ने में पसलियाँ और डायफ्राम मदद करती हैं। देख रहे हैं फेफड़े में बहुत सारे वायुकोष या कुपिका कोष हैं। फेफड़े में लगभग कहिए तो 3 × 10⁸ वायुकोष उपस्थित होते हैं, जिनको अगर ओपन कर दिया जाए तो ये 400 to 800 वर्ग फीट एरिया उपलब्ध कराती है। और ये एरिया जो है एक बहुत बड़ा सतह होता है, और इस बड़ी सतह पर ही ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान होता है। तो आइए इसके पॉइंट्स को भी हम लोग यहाँ पर नोट डाउन कर लेते हैं। देख रहे हैं यहाँ पर मनुष्य में एक जोड़ी फेफड़े प्रमुख श्वसनांग होते हैं। यह गुलाबी रंग के कोमल, स्पंजी, ठोस, लचीले अंग होते हैं। फेफड़े दोहरी झिल्ली से बनी फुफ्फुसीय या प्लूरल गुहा में स्थित होते हैं, और इससे जो झिल्ली बनी होती है उसको प्लूरल झिल्ली कहते हैं, जो कि ग्रीन कलर से आप देख रहे हैं मार्क किया हुआ है। झिल्लियों के मध्य में एक लसलसा भाग रहता है जो फेफड़ों को सुरक्षा प्रदान करता है। मनुष्य के फेफड़ों में पेशियां नहीं होती हैं, इसीलिए फेफड़ों का सिकुड़ना तथा फैलना वक्ष गुहा के आयतन के घटने तथा बढ़ने पर निर्भर करता है। और ये वक्ष गुहा जो है डायफ्राम के ऊपर वाला भाग है और डायफ्राम के नीचे वाला उदर गुहा होती है। इस तरह से इस फेफड़े के फैलने और सिकुड़ने में पसलियों के बीच स्थित पेशियां तथा डायफ्राम सहायक होते हैं। नेक्स्ट देखेंगे, इसमें प्रत्येक फेफड़ा अनेक पिंडों का बना होता है, जो कि आप डायग्राम में देख रहे हैं। बाएं फेफड़े में 2 तथा दाएं फेफड़े में 3 पिंडक होते हैं। प्रत्येक पिंड छोटे छोटे वायुकोषों या कुपिका कोष से बनता है। मनुष्य के दोनों फेफड़ों में ऐसे करीब 3 × 10⁸ वायुकोष पाए जाते हैं। इस तरह मनुष्य के फेफड़ों में श्वसन गैसों के आदान प्रदान के लिए करीब 400 to 800 वर्ग फीट सतह उपलब्ध होती है। कुपिका एक सतह उपलब्ध कराती है। इसके पतले भित्ति में रक्त कोशिकाओं का जाल फैला रहता है। इन्हीं वायुकोषों में ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान या विनिमय होता है। आइए देखते हैं अब हम लोग फेफड़ों में गैसों का आदान प्रदान किस तरह से होता है। शरीर के विभिन्न भागों से अनॉक्सीकृत रक्त पहले हृदय में पहुंचता है। अनॉक्सीकृत इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इसमें ऑक्सीजन कम और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा होती है। और जब ये हृदय में पहुंचता है तो वहाँ से ये फेफड़ों में भेज दिया जाता है। ऐसे रक्त को सीरिये रक्त या वेनस ब्लड कहते हैं। और सीरिये रक्त जो होता है फेफड़े की वायु कोशिकाओं के चारों ओर स्थित रक्त कोशिकाओं में पहुंच जाता है।
अब वायु कोशिकाएं जो होती हैं उसमें जो ऑक्सीजन होता है वो वायुमंडल के द्वारा डायरेक्ट पहुंचा होता है जो कि 21% होता है, जबकि रक्त कोशिकाओं में स्थित सीरिये रक्त में ऑक्सीजन की मात्रा अपेक्षाकृत बहुत कम होती है। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए इसकी क्रियाविधि को हम फिर यहाँ पर एक डायग्राम के सहारे देखते हैं। देखिए यहाँ पर ये जो है आपका एल्वोलियाई है, या इसको कहिए तो वायु कोश है, एल्वोलियाई लिख देते हैं यहाँ पर। इसमें ऑक्सीजन कितना प्रतिशत? 21% है। इसी को वायु कोश भी कहिए यहाँ। और इसमें ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा है किसकी तुलना में? इस सीरिये रक्त की तुलना में। इस सीरिये रक्त जो है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा जो है ज़्यादा है और ऑक्सीजन की मात्रा कम है। देखिए यहाँ पर मैं आपको इस तरह से दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। ऑक्सीजन है और ये CO2 है, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा इसमें ज़्यादा है और ऑक्सीजन की मात्रा कम है। यहाँ पर ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा है, तो यहाँ पर ऑक्सीजन का विसरण हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ होगा। किधर हायर कंसंट्रेशन है? वायु कोश में। वायु कोश में ऑक्सीजन ज़्यादा है तो वहाँ से ये ऑक्सीजन जो है इधर आ जाएगा जिधर कम ऑक्सीजन है, और कार्बन डाइऑक्साइड जो इधर ज़्यादा है वो ज़्यादा वाले भाग से कम वाले भाग में चला जाएगा। इस तरह से कार्बन डाइऑक्साइड का विसरण वायु कोश में हो जाएगा। देखेंगे यहाँ पर इस ब्लड वेसल्स के चारों तरफ बहुत सारी कोशिकाएं इधर लगी हुई हैं इस तरह से, और इन कोशिकाओं में क्या है? फूड पार्टिकल है। फूड पार्टिकल है और इसमें जो है ये ऑक्सीजन आकर के इस तरह से इंटर करेगी और क्या होगा यहाँ पर? फूड पार्टिकल ऑक्सीजन से क्या होगी? फिर से इसकी क्रियाविधि को देखिए एक बार। यहाँ पर ये आपका वायु कोश है, इसमें ऑक्सीजन की मात्रा 21% है जो कि डायरेक्ट वायुमंडल से आकर के भरी हुई है यहाँ पर। इसके चारों तरफ ये देखिए सीरिये रक्त है जो कैसा है? डीऑक्सीजनेटेड है, जिसमें क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा है। ये देखिए मैं इसको बड़ा बड़ा लिख करके दिखा रही हूँ जिससे कि आप समझिए कि इसकी मात्रा जो है ज़्यादा है यहाँ पर, और ऑक्सीजन की मात्रा यहाँ पर कम है, इसलिए मैं इसको यहाँ पर छोटा लिख करके दिखा रही हूँ। इस वायु कोश में देखिए ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा है, इसलिए मैं इसको बड़ा लिख रही हूँ, और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा यहाँ पर बहुत कम होती है इसलिए यहाँ छोटा दिखा रही हूँ। तो यहाँ से इसको समझने की कोशिश करें आप। जब हमारे हृदय में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है तो फेफड़ों को दे दिया जाता है, और फेफड़ों के चारों तरफ इस तरह से वायु कोश लगे होते हैं, और ये जो ब्लड आ रही है इसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा है और यहाँ पर वायु कोश में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कम है, और ऑक्सीजन की मात्रा यहाँ पर ज़्यादा है और इस सीरिये रक्त में ऑक्सीजन की मात्रा कम है। तो क्या होगा? हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ क्या होगा? यहाँ पे डिफ्यूजन होगा, विसरण होगा। ऑक्सीजन ज़्यादा जहाँ है वो ऑक्सीजन जो है जहाँ पर ज़्यादा है वहाँ से कम मात्रा वाले क्षेत्र में आएगा, वायु कोश से निकल करके इस सीरिये रक्त में प्रवेश कर जाएगा, और इस सीरिये रक्त से सटी हुई बहुत सारी क्या होती हैं? कोशिकाएं होती हैं, और इन कोशिकाओं में खाद्य पदार्थ भरा हुआ है। तो इसके नज़दीक होने से ये विसरण प्रक्रिया द्वारा इसमें एंटर करेगी, जहाँ पर फूड पार्टिकल भरे हुए हैं, भोजन के कण हैं, और ये भोजन के कण ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आने से इसका ऑक्सीकरण होगा, ऑक्सीडेशन होगा, जिसके फलस्वरूप क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड का उत्पादन होगा और ऊर्जा मिलेगी, और ये कार्बन डाइऑक्साइड फिर वापस कहाँ पे चली जाएगी? इस सीरिये रक्त में आ जाएगी, और इस सीरिये रक्त में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा है, इस वायु कोश में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कम है, तो यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड विसरण प्रक्रिया द्वारा वापस वायु कोश में चली जाएगी, और ये वायु कोश इस कार्बन डाइऑक्साइड कॉन्ट्रैक्शन प्रोसेस के द्वारा को उच्छ्वास प्रक्रिया द्वारा शरीर के बाहर कर देगा। इस तरह से फेफड़ों में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान हो रहा है, जो कि हम इस डायग्राम में आइए देखते हैं किस तरह से वायु कोश के चारों तरफ रक्त कोशिकाओं का जाल बिछा हुआ है। इसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है जिसमें कि कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा है, और देखिए किस तरह से वायु कोशिका में प्रवेश कर रही है, और वायु कोशिका में ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा होने से वो वेनस ब्लड में आ रही है, और ये वेनस ब्लड जो है ऑक्सीजन को लेकर के कोशिका को दे देता है, जहाँ पर भोजन का ऑक्सीकरण होता है, वहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड का उत्पादन होता है, वापस ये सीरिये रक्त में भेज दी जाती है, और ये सीरिये रक्त यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन ज़्यादा है और वायु कोश में कंसंट्रेशन कम है, जिससे कि ये
वापस एल्वुलाई को दे दी जा रही है और ये उच्छ्वास प्रक्रिया द्वारा शरीर से बाहर निकल जा रही है, जो कि हम इस वीडियो में देख रहे हैं। इस तरह से मनुष्य में श्वसन हमारा यहाँ पर फिनिश होता है। जब वीडियो को सीरीज में देखें, हो सकता है कि एक एक वीडियो को आप देखेंगे तो ना समझ में आए। जैव प्रक्रम चूंकि सारे एक दूसरे से कोरिलेटेड टॉपिक हैं, इसलिए आप सीरीज में वीडियो को देखें। आप प्लेलिस्ट में जाकर के सारे वीडियो को सीक्वेंस में देखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।